दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी मिसाल भारतीय सेना में अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। ये जो है बाल ब्रह्मचारी थे, ये हनुमान थे, मां भारती के ये हनुमान थे। इन्होंने जीवन भर शादी नहीं किया और जब यह सैनिक का ड्रेस पहन लेते थे तो इनसे अच्छा युद्ध लड़ने का कला कौशल अन्य किसी के पास नहीं था। यह किसी से डरते नहीं थे, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर का फोन हो, चाहे गवर्नर का फोन हो, चाहे इनके अधिकारी का फोन हो। ये बात बड़े साफ कहते थे और एक सैनिक होने के नाते यह प्रभु में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। और एक इनका धर्म सैनिक का था तो दूसरा धर्म संत का था। इनको लोग संत भी कहते थे और हंटी कह करके उनको पुकारते थे। तो इन्होंने महावीर चक्र लिया। 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें इनको महावीर चक्र मिला। जिस युद्ध में अरुण क्षेत्रपाल को परमवीर चक्र मिलता है, उसी युद्ध में इनको महावीर चक्र मिला। तो चलिए इनका जो है इतिहास क्या है, कैसे इन्होंने ड्यूटी की, कब रिटायर हुए और बाद का जीवन जो है इन्होंने कैसे किया। दोस्तों, इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1933 को बाड़मेर जिले में एक जसोल कस्बा है वहां पर हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह थे। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है देहरादून कर्नल ब्राउन कैब्रिज स्कूल से पूरा किया। उसके बाद जो है ये 1949 में ये एनडीए में शामिल हो जाते हैं और 1952 में यह कमीशन इनको मिल जाता है 17 पूना हॉर्स। पूना हॉर्स का मतलब होता है आर्मर्ड, बख्तरबंद टैंकों में। और यह इतने कर्मठ व्यक्ति थे कि विदेशों में भी गए और ट्रेनिंग लिए, यहां तक कि रसिया में भी गए और रसिया में ट्रेनिंग लेकर के चलने जब लगे तो कहे तुम्हारा टैंक तो बिल्कुल बेकार है। रसिया को कह दिए कि तुम्हारा टैंक बिल्कुल बेकार है। और इनकी टैंकों का युद्ध के बारे में जो इन्होंने किताब लिखी उसको आज भी इंडियन आर्मी में टैंकों के कोर्स कराते समय वो पढ़ाया जाता है। इनका शरीर, मैं फोटो दिखा रहा हूं, इनका शरीर बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन इनका जो है दिल जो है किसी शेर से कम नहीं था। यह देश के लिए 100% समर्पित थे। लेकिन जब समय मिलता था 4 घंटे पूजा करते थे और उस समय यह किसी की नहीं सुनते थे, पूजा इनकी प्राथमिकता फिर हो जाती थी। 1965 में आपको मैंने कई वीडियो, अपने 85 वीडियो मेरे हो चुके हैं, आप लोग उसको देखिएगा कि 1965 में जब खेमकरन पर पाकिस्तान ने कुछ हद तक कब्जा कर लिया था, 246 टैंक लेकर के आया था पूरा ही। और उसके पास कौन से टैंक थे? पैटर्न टैंक। तो जो अमेरिका ने दिया था, तो हनुज सिंह युद्ध में तो नहीं थे, पर इन्होंने एक ऐसी प्लानिंग बनाई कि उनके टैंकों को घेर करके 200 टैंक खत्म कर दिए और जो उसका मंसूबा था कि हम हिंदुस्तान को जीत लेंगे उस पर पानी फेर दिया। उसके बाद ये 1971 का भारत पाक युद्ध होता है, ये सबको मालूम है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में बदल दिया। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 4 दिसंबर 1971 को वार डिक्लेयर करती है। हमारे जहाज, हमारे सैनिक सब युद्ध में शामिल हो जाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान पर जब पाकिस्तान कमजोर पड़ने लगा तो उसने एक रणनीति बनाई कि पश्चिम की तरफ से जो है
अटैक कर दिया जाए, जिससे कि हिंदुस्तान पूर्व में कमजोर पड़ जाए और पश्चिम में उसको अपनी सेना लगानी पड़े। तो इन्होंने जो है अपनी सेना लगा दी और इनका एक उद्देश्य था कि ऐसा करो कि जम्मू से जो पंजाब का कनेक्शन है, रास्ता है, ट्रेन का रास्ता है, उस रास्ते को तोड़ दिया जाए, पठानकोट तक मतलब इनका कोई कम्युनिकेशन न रहे। अब वहां पर क्या है कि पाकिस्तान के पास बहुत सुपर क्वालिटी के टैंक थे, हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाई हुई थी सेंचुरियन टैंक थे, लेकिन कहते हैं आपके पास कितना भी सुंदर, कितनी भी अच्छी गाड़ी मिल जाए, पर आपको ठीक से चलाना ना आता हो तो आपकी गाड़ी, आपकी जो भी है, बाइक है, कार है, वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी यदि आप चलाना नहीं जानते हैं। लेकिन पुरानी भी बाइक हो या कार हो, यदि ड्राइवर उसका बहुत अच्छा है तो वह जो है नई वाली से आगे निकल जाएगा, क्योंकि नई वाली कार में अड़ियल जो ड्राइवर है वो गियर लगाते रहेगा, कहाँ ब्रेक मारना, क्या करना, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन जो पुराना गाड़ी भी लेकर के ड्राइवर चला है उसको सब पता है। वही दशा जो है हमारी भारतीय सेना की थी। अच्छा फाइटर टैंक मिल गया, सेना जेट विमान मिल गए, लेकिन उनके चलाने वाले जो थे उतने कुशल बहादुर नहीं थे जितने हमारे भारतीय थे। आप जानते ही हैं एयरफोर्स के निर्मल सिंह सेखो ने 6 विमानों के साथ, मैंने बनाया है निर्मल सिंह सेखो पर वीडियो, 6 विमानों के साथ अकेले लड़ गए और उनको भागना पड़ा और उन्होंने 2 विमान मार गिराए और लास्ट में इनके भी विमान में गोली लग गई। तो अब क्या हुआ कि एक प्लान बनाया गया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक नदी है, उसका मैं फोटो दिखा रहा हूं, बसंतर नदी। बसंतर नदी ही जो है बॉर्डर है, उस पार पाकिस्तान है, इस पार हिंदुस्तान है, और हमारे बॉर्डर लाइन से तकरीबन जो है 37 किलोमीटर अंदर है, लेकिन उसी को मान लिया जाता है। अब बसंतर नदी के उस पार जाना है। 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ऊपर ये मतलब 17 पूरा हॉर्स कमांड कर रहा था, क्योंकि जब ब्रिगेड इन्फेंट्री चलती है तो उसको सपोर्टिंग के लिए 2 की जरूरत पड़ती है। ये फोटो दिखा रहा हूं, एक आर्मर्ड टैंकों का और एक तोपखाने का, इसका भी फोटो दिखा रहा हूं मैं कि तोपखाना जो है उसकी फायर कुछ और है और हमारे टैंक का फायर कुछ और है। तोपखाना कई किलोमीटर तक दूर तक फायर करती है, लेकिन आर्मर जो हमारी टैंक है वो फायर करते जाती है, दुश्मन को बर्बाद करते जाती है और अपने इन्फेंट्री को फायरिंग कवर देती जाती है, जिससे इन्फेंट्री हमारी बढ़ती जाती है, कब्जा करती जाती है। और इसको मैं अभी आपको चित्र में दिखाऊंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि उस जगह बताना मैं भूल जाऊं, तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। उसके बाद ये इतने अपने बात पर अडिक्ट थे, इनको कॉन्फिडेंस था कि ये किसी की बात तो सुनते थे, लेकिन मतलब कोई सीनियर है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कोई कुछ है, तो उसके बातों से दबते नहीं थे। आपको एक बात बताता हूं कि जब 1971 में जब 15 दिसंबर को इनको आदेश मिला कि बसंतर नदी को पार करना है, 47 इन्फेंट्री आपके साथ रहेगी, आप इसको फायरिंग कवर देना है। तो वहां पर नदी के पास जो है पूरा माइंड फील्ड पाकिस्तान ने बिछा दिया था, और 2 प्रकार की माइंड फील्ड होती है, एक आदमी जाएगा उसका पैर पड़ेगा, धड़ाम से उड़ जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, और एक माइंड फील्ड होती है टैंक से जा रहे हैं या गाड़ियां जा रही हैं तो वो भी जो है हवा में उड़ करके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब इंजीनियर कोर जो है माइंड हटाती है, लेकिन रात का समय था, इतने ज्यादा माइंस पीछे थे कि वो इंजीनियर कोर पूरा ब्रिज नहीं कर पाई, हटा नहीं पाई। इन्फेंट्री ब्रिगेड 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड यदि रात को नहीं जाती है, क्योंकि रात में ही खास करके सक्सेस होते हैं, क्योंकि दिन में तुझाले हर तरह से दिखाई देते हैं, तो इन्फेंट्री जो है आगे है, वह जो है किसी अलग रास्ते से आगे बढ़ गई। अब जो है अब टैंक का कवर देना था, क्योंकि उधर जो है सूचना मिली कि पाकिस्तान की तरफ उनके टैंक जो है इकट्ठा हो रहे हैं और आक्रमण कर देंगे।
कर्नल हनूत सिंह उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इनको सूचना दी जाती है साहब ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि इन्हीं के अंडर इन्फेंट्री ब्रिगेड थी। तो ये कहते हैं कि मेरी जो है पूनाहास का जो है 20 स्क्वाड्रन आगे बढ़ेगा उसके साथ। मैंने परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल पर बनाया है, उसको देखिएगा तो उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि 17 पूना हॉर्स के जो टैंक हैं वह जाएंगे। तो अजीत सिंह एक मेजर थे, वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल सब करके रिटायर हो गए। वो कहते सर कैसे जाएंगे, पूरा माइंस है, अभी आधा भी माइंस नहीं क्लियर हुआ है, हम जाएंगे हमारे टैंक उड़ जाएंगे। वो कहते हैं कुछ भी हो, हमारी जो इन्फेंट्री गई है, यदि उन पाकिस्तानियों को पता चल गया तो सुबह होने से पहले ही टैंक हमारे पाकिस्तानियों, हमारे हिंदुस्तान की सेना जो 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसको मसल देंगे, टैंक चढ़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे। और जब सुबह होगा तो जब हम बीच होने के बाद जब प्रवेश करेंगे तो उनके सेवर जेट जो विमान है हमारे टैंकों को देख लेंगे और सैनिकों को देख लेंगे और बम्बार्डमेंट करके हमारे सारे टैंकों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम रात में ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और 2:30 बजे उन्होंने आदेश दिया कि हमारे टैंक जाएंगे। अब देखिए, और प्रभु की कृपा सारे टैंक उस पार चले गए, एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। कैसे माइंस की जगह को छोड़ करके टैंक निकल गए। ये हनूत सिंह का डिसीजन था। और जब सुबह का समय हुआ तो भयंकर टैंकों का युद्ध शुरू हो गया। शुरू होने के बाद इन्होंने अपने टैंक के जितने ऑफिसर्स थे, जितने थे, सबको आदेश दिया था कितना भी बड़ा बम्बार्डमेंट होने लगे, टैंक्स गोला मारने लगे, क्योंकि उनके सुपर क्वालिटी के टैंक थे, हमारे सेंचुरियन टैंक थे, उनके पैटर्न टैंक थे। और ये कहा जाता था कि पैटर्न टैंक को कोई बर्बाद कर ही नहीं सकता, लेकिन हमारे वीर अब्दुल हमीद ने सबसे पहले पैटर्न टैंक को मारा था, 8 टैंक को उड़ाया था। ये हो गया था कि पैटर्न टैंक मारे जा सकते हैं। अमेरिका में समीक्षा भी चली थी कि ये कैसे आरसीएल गन से ये कैसे भेदा गया। फिर उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। अरुण खेतपाल 5 टैंक मारते हैं और हमारे लोग मिलकर मारते हैं। मतलब पाकिस्तान के 46 टैंक बर्बाद कर दिए जाते हैं, जबकि हमारे 13 टैंक या 9 टैंक बर्बाद होते हैं। अरुण खेतपाल के टैंक में गोला लग जाता है, आग जलने लगती है। ड्राइवर कहता है साहब निकल आइए, और थोड़ा टैंक को पीछे ले जाते हैं और आग बुझा करके फिर करते हैं। कहते हैं नहीं, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और वह 21 साल का लड़का जिसका मैंने वीडियो बनाया है, टैंक से फायर करता रहता है। उधर के सारे टैंक जो आ रहे थे इनके सामने 14 टैंक आ रहे थे, सबको मार गिराया गया। एक वहां के टैंक के जो स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर नासिर, वो अकेले बचे। अरुण खेतपाल ने कहा कि इस टैंक को मार दूं तो इनका पूरा टैंक खत्म। इन्होंने जो है अपना गोला दागा। उधर नासिर भी जो है बाद में ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने भी अपना टैंक का गोला दागा, क्यों स्क्वाड्रन कमांडर थे। दोनों गोले दोस्तों चले, इनका गोला जाकर के उनके टैंक पे लगा, उनका गोला आकर के इनके टैंक पे लगा। लेकिन नासिर जो है टैंक से कूद गए और अरुण खेतपाल हमारा वीर जो है टैंक को नहीं छोड़ा। और टैंक का पोला, मतलब उसका चादर 18 इंच होता है। मैं भी सेना में रहा हूं और खूब इन लोगों के साथ सीखा हूं क्या होता है। टीचर तो मैं बाद में बना। तो उसके बाद जो है उस कपोले को फाड़ते हुए और इनके पेट में लगता है और जाकर के बाहर निकल जाता है। पूरी तड़िया इनकी बाहर आ जाती है और यह 10 बज के कुछ मिनट पर एक्सपायर हो जाती है। पर यह लड़ाई हनूत सिंह के कमांड के अंदर यह जीत ली जाती है और उसी युद्ध में अरुण खेतपाल को परमवीर चक्र मिलता है और हनूत जी को लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, इनको महावीर चक्र दिया जाता है। अब इनसे जो है भाई बहादुरी की चर्चा हर तरह होती है, ड्यूटी करते रहते हैं। एक बार सिक्किम राज्य जो नया नया बना था
और उसके गवर्नर थे तल यार खां। तल यार खां थे, वो नवाबी रहते थे भाई, रहे होंगे पहले किसी जमाने में, बहुत बड़े आदमी। तो इनको 1982 में 17 माउंटेन डीप का जीओसी बना करके भेजा गया मेजर जनरल के प्रमोशन करके। ये वहां के गवर्नर जो होते आप तो जानते ही हैं कि दो ही लोग भाई, मतलब किताबों में कानून में दिया है, एक हमारे राष्ट्रपति, एक गवर्नर। स्टेट का पूरा पूरा सर्वे मालिक होता है गवर्नर, और पूरे देश का मालिक होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के अंडर में तो सारी सेना होती है, लेकिन गवर्नर भी जब क्या बोलते हैं, तलख्यार खां जो है, जब कहीं जाते थे तो सोचते थे कि मुझे जीओसी मेजर जनरल हमको रिसीव करे, मतलब जहां मैं उतरूं। तो जब नया नया गए हुए थे और वहां की पूरी सिचुएशन अभी नया नया आजाद स्टेट बना था, तो वहां के या तो ब्रिगेड कमांडर रैंक का कोई आदमी हो, या तो जीएससी हो, मतलब मेजर जनरल हो। तलयार खां उनके मतलब क्या बोलते हैं, कोई होता है ना एलो लाइजिंग अफसर, उसने कहा होगा ब्रिगेड कमांडर को, जिस ब्रिगेड की तरफ वो जा रहे थे, कि गवर्नर साहब जा रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए मतलब ब्रिगेडियर साहब को, ब्रिगेड कमांडर को आना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब ने फोन किया हमारे हनुष सर को। हनुष साहब ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, ये गवर्नर जो आ रहे हैं, ये जो है मतलब सिविल मामला है, डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है। और जब उतरे तो जीओसी रैंक का आदमी कोई मिला ही नहीं, वही ब्रिगेडियर साहब चले गए थे। इन्होंने आर्मी चीफ को फोन लगा दिया, इंदिरा जी के बड़े करीबी थे, पर आर्मी चीफ ने भी कुछ नहीं किया। फिर बाद में एक नियम निकाला गया कि कोई भी गवर्नर ऐसे जा रहा है, कहीं अलग जगह जा रहा है, तो आर्मी का जो जीओसी है या ब्रिगेडियर है, उनको रिसीव करने नहीं जाएगा। यदि वो मिलिट्री कैंप का बेस का इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, तब इसमें ये जाएंगे। तो इन्होंने के नियम ही बदल दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, जब सिक्किम में जाते हैं तो वहां के जवानों की हालत इतनी खराब है, न रहने के लिए ठीक से है, न खाना है, न बिजली है, न पानी है। 82 की बात बता रहा हूं दोस्तों। तो इन्होंने पत्र लिखा अपने अधिकारियों को, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि हमारा देश बड़ा ही वही है। तो इन्होंने खुद जवानों को लगा करके और जंगल से लकड़ियां कटवा करके उनके लेटरिन होने के लिए फील्ड लेटरिन टैंक बनवाए, बैरिकेड बनवाई। लाइट नहीं था, जनरेटर खरीदे, मतलब जो रेजिमेंटल फंड होता है उससे किए, और उनकी जिंदगी अच्छी बनाई। लेकिन बड़े बड़े अफसरों का पोस्टिंग बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है, वह जल्द ही पोस्टिंग जाने लगे अंबाला के लिए। तो उनके जवानों ने उनको लिखा हुआ एक तोहफा दिया, जो काम आपने 1 साल के अंदर किया, उसको तो यहां पर 20 साल तक अफसर कभी भी नहीं कर सकते हैं जो आपने 1 साल किया। ये कहते थे कि जवान जो अपने अफसर के लिए जितना कर देता है, उसका 1% भी अफसर अपने जवानों के लिए नहीं करते। एक बार अंबाला में सुंदर मतलब के सुंदर जी इंस्पेक्शन के लिए आए थे, और हनु सिंह वहां के जीओसी बने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हनु सिंह, आपकी आर्मड एक दिन में कितने किलोमीटर दुश्मन के एरिया में जा सकती है? हनु सिंह खड़े हुए, डरने वाले थे नहीं, उनकी मूछें देखिए, फोटो देखिए, उनके संत बनने का, संत का फोटो, परम धाम को प्राप्त करने का फोटो, उनके क्या बोलते हैं, एक पोलो खेलते हुए का फोटो, क्योंकि पोलो के बहुत अच्छे कैडेट थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और घोड़े पर रख करके वो चलते थे। वो ऑलराउंडर थे दोस्तों, ज्ञान तो था ही उनके पास, युद्ध कौशल तो उनके पास के अलावा उतना सबके पास नहीं था। तो उन्होंने कहा कि साहब 20 किलोमीटर हम एक दिन में पाकिस्तान के अंदर घुस सकते हैं। सुंदर के जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा हुआ, अरे बोले मैं तो लिख करके दिया आर्मी हेडक्वार्टर को कि मेरी जो है आर्मड जो है 100 किलोमीटर जा सकती है, और आप बोल रहे हो 20 किलोमीटर, ये क्या है? अब ये जब बोल दिए
तो सारे ऑफिसर्स सन्न रह गए कि एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये जो है क्या बोलते हैं, एक ये कैसे बोल दिए। अब तो इनको घर जाना पड़ेगा और बागवानी करनी पड़ेगी और उसमें पानी डालना पड़ेगा। भाई आर्मी में तो बड़ा सख्त होता है, कितने बड़े सीनियर को इन्होंने ऐसे जवाब दिया। इन्होंने कहा कि यदि पूरी फैसिलिटी मिल जाए तो हमारी आर्मड जो है 100 के क्या 120 किलोमीटर घुस सकती है। बोला कैसे? बोला हमारे जो सिग्नल कोर है, जो सपोर्टिंग फौज होती है, सिग्नल कोर, इंजीनियर्स, सप्लाई मतलब आर्टिलरी, जब रेगिस्तान के एरिया में हमको घुसना पड़ता है तो बहुत बालू होता है, सैंड होता है। और जब सैंड होगा तो टैंकों के साथ सिग्नल इंजीनियर या मेडिकल नहीं चल पाएगा। कारण कि हमारे पास सैंड टायर नहीं है, बालू में चलने वाले टायर होते हैं चौड़े चौड़े। आप लोग हंटर जीप देखते होंगे, एक आध होती है तो उससे भी चौड़े टायर होते हैं। फिर तो खाना चलता है, तो जब तो खाना चलेगा तो फट्टे होते हैं, उसको कुछ और बोला जाता है, आगे बिछाए जाते हैं और उस पर से चलते हैं जिससे बालू में न धंसे, सैंड में न धंसे। तो कहिए तो फैसिलिटी हमारे पास है नहीं। तो जब सारी फैसिलिटियां हमारे पास नहीं है तो हम 20 किलोमीटर ही चल सकते हैं। यदि पूरी फैसिलिटी मिल जाए तो हम एक दिन में 120 किलोमीटर चल सकते हैं। तो सुंदर जी देखिए, जो वाकई में बहादुर होते हैं वो अपने जूनियर की कोई भी कड़वी बात को बुरा नहीं मानते हैं। क्यों? वो सुंदर जी भी जान रहे थे कि हमने तो 100 किलोमीटर का तो कर दिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि बालू में तो हमारी 20 किलोमीटर जाएगी। टैंक तो चले जाएंगे दर 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 दौड़ते हुए, लेकिन टैंक जब आगे जाएंगे तो सिग्नल कोर कम्युनिकेशन जो वायरलेस होता है, वहां एंटीना लगा नहीं है, तो सिग्नल कोर के थ्रू तो बातचीत होगी कि क्या पोजीशन है, कैसे करना है, कितनी आर्मी है, हमारे पास कितने हैं, कौन टैंक खराब हो गया, क्या हो गया। राशन चाहिए तो सप्लाई भी चाहिए। और इंजीनियर्स जो आगे पुल बनाने हैं, जो बसंतर की लड़ाई के बारे में बताया था, वही माइन हटाएगी, वही फोरहेड बनाएगी। तो सपोर्टिंग पार्टी नहीं होगी तो अकेला कोई नहीं कर सकता है। लेकिन 1986 में एक एक्सरसाइज का प्लान किया गया था, ब्रास ट्रैक्स, और उस एक्सरसाइज की कमान दिया था लेफ्टिनेंट जनरल हनुमंत सिंह को। अब हनु सिंह, सब लोग आश्चर्य गए, अरे यार इनको तो घर जाना था और वहां का ये कोर कमांडर बना दिया। और इतनी लंबी एक्सरसाइज चली, 4 महीने तक चली पाकिस्तान के बॉर्डर पर। पाकिस्तान घबरा गया। राजीव गांधी ने फोन किया इनसे, तो कहे कि मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं, अपने आदमी से करवा दिए, वो पूजा पर है, अब पूजा खत्म होने के बाद वो कॉल करेंगे दोबारा। अब सोचिए, पीएम को भी इन्होंने फोन अटेंड नहीं किया अपनी पूजा के लिए। तो वह धर्म पर भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो मैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश के लिए जन्म लेता हूं। हनुमत सिंह के दिमाग में हमेशा रहता था, कभी वो गलत करते ही नहीं थे। जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहे और ब्रह्मचारी बन गए। जिस यूनिट को लीड करते थे, कमांड करते थे, उस यूनिट के अफसरों जवानों को भी बताते थे कि तुम शादी नहीं करना, यदि सेना में नौकरी करना है तो वाइफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी करने के बाद आदमी सेना की नौकरी ठीक से नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत से सैनिकों ने, अफसरों ने शादी करने से अपने घर वालों से कह करके इनकार कर दिया। अब घर वाले जो है इनके खिलाफ इनसे बड़े अफसरों को मिनिस्ट्री में कहां लेटर लिखने लगे कि कैसा अफसर है भाई कि हमारे बच्चों को शादी न करने के लिए भड़का रहा है। पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मस्त मौला आदमी थे। तो ब्रास ट्रैक जो एक्सरसाइज 4 महीने चली तो पाकिस्तान घबरा गया। लोगों ने अलग अलग उसके मतलब ख्यात निकाले कि हिंदुस्तान चाह रहा है। अब कितनी सेना ले गए थे? 1.5 लाख।
पूरी थी। उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों शामिल थी। यदि युद्ध होगा तो कैसा होगा। एक जनरल वीके सिंह का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, यदि हनुमत सिंह को वापस न बुलाया गया होता, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा अलग होता। कहते हैं मतलब कि नक्शा आप लोगों ने देखा होगा, तो एक नक्शे में जहां हमारा एम ऊपर तो भी एम बनता है और लेफ्ट साइड में गुजरात की तरफ बनता है, और वहीं से जो है पाकिस्तान का नक्शा बनता है, तो पाकिस्तान मिट जाता, नक्शे से नाम हट जाता और हिंदुस्तान का उस एरिए में नक्शे में नाम आ जाता। लेकिन पाकिस्तान बहुत घबरा गया। ज्यादा दिन तक रहने पर इंटरनेशनल मामला बन गया। लोगों ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक इतनी बड़ी एक्सरसाइज कभी हुई नहीं है। नाटो ने भी ऐसा एक्सरसाइज किया जैसे इंडिया कर रहा है, और लेफ्टिनेंट जनरल हनुमत सिंह के अंडर में। तो उसी समय जो होनी है वो तो होगा ही। इंडिया में क्रिकेट चल रहा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक, उनका भी फोटो दिखाऊंगा, हिंदुस्तान में क्रिकेट देखने आए थे। फिर राजीव गांधी से मिले, फिर उन्होंने भाई अपने बात की होगी। बात करने के बाद फिर राजीव गांधी ने के सुंदर जी को बताया कि ये एक्सरसाइज खत्म कर दो। जब हनुमत सिंह को यह समाचार मिला तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमारे जो पीछे तिरंगा है ना, और इधर भी देखो एक तिरंगा है, इसकी रक्षा करने के लिए अनगिनत लोगों ने अपने खून बहाए हैं। और हमारे, मैंने एक वीडियो बनाया था, जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान ने हमारे हिंदू औरतों को और बच्चों के साथ क्या किया था, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। कितने लाखों को उन्होंने बलात्कार किया, स्तन काट दिया, गुप्तांग में संगीन डाल के फाड़ दिया। मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्या बोलते हैं वीडियो पर, लेकिन जितना उन्होंने करना था उन्होंने किया, और 62,000 औरतों को कैद कर लिया। वो औरतें हमारे हिंदुस्तान में जो उनके लोग आए थे वो आना नहीं चाहती थी, कि क्योंकि हम तो अपवित्र हो गई, हमको कौन अपनाएगा। ये ऐसे तिरंगा दोस्तों नहीं मिला है जो आज के नेता या हम आप देश के साथ असलियत नहीं कर रहे हैं, गद्दारी करते हैं। हम अपना भला देखते हैं कि हमें भला हो जाए। इतिहास गवाह है, हम 1206 में मोहम्मद गोरी के समय पर गुलाम हुए थे, जब जयचंद ने मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था और खाना पानी, रोटी पानी सब कुछ सप्लाई किया था, और पृथ्वीराज चौहान को हरवा करके और जो ले गया था, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो कहने का मतलब है, उसके बाद तुर्क लोग जो है गुलाम वंश की स्थापना हो गई, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के सब लोग हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अलाउद्दीन खिलजी पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको बताऊं कि ये तिरंगा कैसे मिला है, और इसको प्राण चले जाए पर तिरंगा हमारा कभी झुकने ना पाए, किसी हाथ में ना जाए। ये चला गया ना दोस्तों, तो हम तो 742 साल गुलाम हुए थे, 1206 में गुलाम होकर के, और 1747 में आजाद हुए थे। तो अभी तो 700 नहीं, हो सकता है 2700 साल लग जाए, जो आज लोगों की सोच है। उस जमाने में तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बहुत ऐसे थे, और छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप मुगलों से भी लड़े, सबसे किए, तो हम 742 साल गुलाम रहे। आज राणा प्रताप नहीं है, आज शिवाजी नहीं है, आज देख रहे हैं ना देश में क्या हो रहा है। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। उसके बाद जो है अब सब 1988 की बात आती है। 86 से लेकर के 1 जनवरी 86 से लेकर के और 1988 तक हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल के सुंदर जी थे। मैंने उनको देखा है, रिटायर होने के बाद मद्रास में बस गए थे। तो और मैं उस समय दिल्ली में भी था जब ये जनरल साहब थे, और उसके बाद चला गया था मैं आसाम। चलिए उसको कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है अब इनको बनना था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, लेकिन राजीव गांधी से बात नहीं किए थे। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स जो है बड़ी तगड़ी होती है दोस्तों। आपके अंदर कितना भी गुण हो, लेकिन चमचागिरी करके उनके पैर नहीं धोएंगे नेताओं के, तो आपका कुछ नहीं होगा। तो एक विश्वनाथ शर्मा जो मेजर जनरल थे, उनको जो है मंत्रिमंडल ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया, और इनको नहीं बनाया।
सब इनके बहादुरी के करे धरे पर पानी फेर दिया हमारे नेताओं ने, चाहे कोई भी हो। उसके बाद जो है इनको जब सूचना मिली तो इन्होंने कहा हनु सिंह ने, यह मेरा कोई नुकसान नहीं है, यह इंडियन आर्मी का नुकसान है। यदि वो गेम न हुआ होता और हनुज जी को आदेश मिला होता तो पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया होता और हमारा भी नक्शा बदल जाता, क्योंकि हमारा जो कट है वो कट सीधा हो जाता और वो भाई साहब तो गायब हो जाते। लेकिन नहीं लिखा था नसीब में, जियाउल हक जी आ गए, राजीव गांधी से बात हो गई, तो चलिए कोई बात नहीं। अब जो है हनुज सिंह अपना करते रहे, पूजा पाठ भी करते रहे, वो किसी गलत बात नहीं मानते थे। फिर 1991 में वो रिटायर हो जाते हैं और देहरादून में बालकृष्ण योगी के आश्रम में चले जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करने लगते हैं। उनकी सारी तस्वीरें मैं पहले भी दिखाऊंगा, इस जो बता रहा हूं इस पर भी दिखाऊंगा। पेड़ की भी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति भी कर रहे हैं, जो गुरु माता है उनकी भी पूजा कर रहे हैं और गुरु जी की भी कर रहे हैं। बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और एक प्रकार से जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ करके गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और उसे राज से कोई मतलब नहीं था, उसी तरह से मेरा वीर योद्धा जो है रिटायर होने के बाद बिल्कुल परमात्मा में तल्लीन हो गया और 4-4 घंटे तक ध्यान लगाए रहते थे और लोगों को साथ जोड़ते जाते थे। शरीर भी इनकी बहुत दुबली पतली थी, देखिएगा सलूट लेते हुए, सलामी लेते हुए, पीछे मैं वीडियो में डाला हूं, उसको आप देखिए। घोड़े पर चढ़ करके घुड़सवारी कर से पोलो खेलते हुए का भी वीडियो है और बसंतर का युद्ध का भी वीडियो उधर है। तो मैंने पहले अरुण खेतपाल में डाला है, थोड़ा सा इसमें भी डालूंगा। और उसके बाद जो है ये आप जानते ही हैं कि जो आया है वो जाएगा। 11 अप्रैल 2015 को ये ध्यान लगाए हुए थे, ध्यान मुद्रा में थे और उसी ध्यान मुद्रा में अपने आत्मा को निकाल करके परमात्मा में विलीन कर दिए। इनके भतीजे का इंटरव्यू है, वो नहीं सुनाया जा सकता है, कॉपीराइट्स में आ जाएगा, लेकिन मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं कि कहे चाचा हमारे जब बैठे हुए थे और उनको ड्रिप लगा दिया गया था और जब ये हुआ कि 3-4 दिन हो गया तो अब ये नहीं होंगे। जब ड्रिप निकाला गया तो खून ऐसे ही बह रहा था जैसे नॉर्मल आदमी का, जबकि एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सर्कुलेटरी जो ब्लड घूमता है वो बंद हो जाता है और थके जब जाते हैं। लेकिन हनुज सिंह साहब का, संत हनुप सिंह, महावीर हनुप सिंह, बाल ब्रह्मचारी हनुप सिंह, आदि गुरु शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी हनुप सिंह को कितने नामों से नवाजा जाए, इनका खून बह रहा था, अंगूठे रुई लगा करके दबा करके नहीं रुक रहा था। फिर आइस पैक दिया गया, बड़ी मुश्किल से इनका ब्लड रुका और ये परम धाम को जा चुके थे। तो दोस्तों, ऐसे वीर योद्धा, संत, हनुमान, बाल ब्रह्मचारी, देश के लिए मर मिटने वाले, अपने धर्म पर अड़ग रहने वाले, ऐसे वीर योद्धा को हम सत सत नमन करते हैं। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, 85 या 86वां वीडियो है मेरा, आप लोग उसको देखिए दोस्तों, और अपने देश के ऐसे ऐसे सपूतों के बारे में भी आप जानिए कि जिन्होंने क्या किया और जो क्या कर रहे हैं वो भी तो आप देख ही रहे हैं आज का माहौल, और क्या किए। ये कभी डरते ही नहीं थे, प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया इन्होंने, बात नहीं की। या तो हमारे जनरल मानिक शाह जब इसी 71 की लड़ाई में मार्च में इंदिरा जी बुलाई थी कि अपनी सेना बांग्लादेश की तरफ भेज दो, पूर्वी पाकिस्तान में, मानिक शाह ने कहा कि हम सेना नहीं भेज पाएंगे, 6 महीने का टाइम चाहिए। इंदिरा जी नाराज हो गई, बोला क्यों? बोले हमें सेना जो जितने डिवीजन है, कोर है, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, अब मार्च का महीना है, अब जब तक ये इकट्ठा होगी 2-3 महीने लगेगा, ऐसा तो नहीं कि उड़ करके फट से आ जाएंगी, सारी गाड़ियां गोला बारूद सब कुछ जाएंगी और तब तक जून महीना आ जाएगा। जून महीना में जो है बांग्लादेश की तरफ की जितनी बंगाल की नदियां हैं उस पर बाढ़ आ जाती, उफान आ जाता है, टैंक कैसे पार करेंगे, आर्टिलरी कैसे पार करेगी, सेना कैसे पार करेगी, बारिश में कैसे होगा। हाँ, यदि आप हार चाहती हैं तो मैं आदेश दे देता हूं, यदि आप जीत चाहती हैं
तो अभी नहीं, 6 महीने के बाद हमारी सेना जाएगी, इससे पहले नहीं। और इन्होंने अपना इस्तीफा लिख लिया मानिक साहब ने, यदि इंदिरा जी कुछ बोलती है तो इस्तीफा दे देता हूं। वो पीएम नहीं बोलते थे, इंदिरा जी को स्वीटी बोलते थे। एक बात तो कह दिए थे कि स्वीटी तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, एयरपोर्ट से जब इंदिरा जी आ रही थी। ये लोग बहुत दिलदार थे, डरते नहीं थे। आज की तरह से नहीं है देश, उस समय बहुत ही वो थे। और इसीलिए मानिक शाह ने 93,000 सैनिकों के उनके कमांड में मतलब आत्मसमर्पण किया था। तो ऐसे ही हनु सिंह साहब भी थे। 71 की लड़ाई में ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो भाई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। लेकिन योद्धा तो समय समय पर आते ही रहते ना। अच्छा दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक जो है सीखो ज्ञान, जिनके बच्चे या खुद जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सीखो ज्ञान पर, मैंने एक चैनल बनाया था इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले, उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है सीखो ज्ञान, जिसमें आईएएस पीसीएस ऑल टाइप के कंपटीशन जितने हैं मैं उनको पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का। तो मैं अभी तक नहीं बताया था। तो आप लोग, ये तो मेरा चैनल है ही, तो इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले में जब आप करेंगे तो सीखो, इंग्लिश में है SEEKHO सीखो, अज्ञान हिंदी में है, उसमें टोपी लगाया हुआ जो मेरा इसमें फोटो आता है उसमें आ जाएगा। और उसको आप आराम से, मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं चला रहा हूं क्लास, तो उसको कर सकते हैं। और कुछ इंग्लिश में भी मैंने उसमें पहले डाला है, तो चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, उसके बाद जो है एक्टिव से पैसिव हो, मैंने सब पढ़ाए हैं। मैं टीचर रहा तो डाला हूं। आप लोग बिना पैसा लगाए आप अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए मैं लेफ्टिनेंट जनरल स्वर्गीय श्री हनु सिंह को मैं प्रणाम करता हूं। उनकी आत्मा को, जहां भी उनकी आत्मा हो, प्रसन्न हो, प्रभु के साथ हो। और इसी के साथ मैं पूरे देशवासियों के तरफ से उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसे योद्धा हमारे भारतीय सेना में रहें और देश का मान बढ़ाएं और देश को आगे ले जाएं। देश आगे बढ़ना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चाहे सांसें हमारी सैनिकों की चले या न चले, खून बहे या न बहे, लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले मैंने ऑनरी कैप्टन जोगेंद्र सिंह कारगिल के युद्ध पर बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।